नमस्कार। द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो स्कूल में अक्सर सरदर्द बन जाती थी, लेकिन असल में भाषा की खूबसूरती की चाबी है। हम बात कर रहे हैं विशेषण की। और आज हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से विशेषण के हर पहलू को इतनी आसानी से समझना कि आप कभी भूल ना पाएं। बिल्कुल। विशेषण सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। ये तो वो रंग हैं जिनसे हम अपनी भाषा की तस्वीर बनाते हैं। इनके बिना हमारी बातचीत बहुत ही फीकी और बेजान हो जाएगी। सही कहा। तो चलिए एक बहुत ही आम से वाक्य से शुरू करते हैं। मान लीजिए यह बहुत सुंदर लाल तरबूज है। अब इस एक छोटे से वाक्य में ही, जैसा कि स्रोत बताता है, व्याकरण की पूरी दुनिया छिपी है। यहाँ यह, बहुत, सुंदर, लाल, ये सब क्या कर रहे हैं? चलिए एक एक करके इनकी जासूसी करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, विशेषण आखिर होता क्या है? परिभाषा तो इसकी बहुत सीधी है। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हमारे वाक्य में तरबूज एक संज्ञा है, यानी एक चीज का नाम, और सुंदर और लाल ये दोनों शब्द उस तरबूज के बारे में हमें कुछ खास बता रहे हैं। उसका रंग, उसका गुण। हाँ, उसका रंग बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं। तो सुंदर और लाल हमारे विशेषण हुए, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है यानी तरबूज, उसे व्याकरण की भाषा में विशेष्य कहते हैं। अच्छा, तो विशेषण विशेषता बताने वाला और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। और स्रोत में एक जरूरी बात यह भी है कि विशेषता हमेशा अच्छी ही हो, ये जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूं सड़ा हुआ तरबूज, तो यहाँ सड़ा हुआ भी एक विशेषण ही है ना? भले ही वो एक अवगुण बता रहा हो। एकदम सही। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, कुछ भी जो संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, वो विशेषण है। लेकिन आपके दिए हुए वाक्य में एक और दिलचस्प शब्द है। हाँ, बहुत सुंदर लाल तरबूज। यहाँ सुंदर तो विशेषण है, पर ये बहुत क्या कर रहा है? हाँ, ये तो खुद सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। मतलब तरबूज सिर्फ सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है। ये तो विशेषण को भी और खास बना रहा है। और इसी को कहते हैं प्रविशेषण। प्र यानी आगे या पहले। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये एक तरह से विशेषण के लिए बूस्टर का काम करते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। अच्छा। जैसे स्रोत के उदाहरण है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है या चाय बेहद गर्म है। यहाँ स्वादिष्ट और गर्म विशेषण है और बहुत और बेहद प्रविशेषण। और इसमें एक मजेदार बात ये भी है कि ये तीव्रता को कम भी कर सकते हैं। हाँ। जैसे एक उदाहरण था, गाय कम ठंडा दूध देती है। यहाँ ठंडा विशेषण है, लेकिन कम ने बता दिया कि कितना ठंडा। मतलब प्रविशेषण एक तरह से वॉल्यूम कंट्रोल जैसा है, जो विशेषण की आवाज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ आ गया। अब एक और बात जो मुझे हमेशा उलझाती थी, कभी हम कहते हैं लाल तरबूज और कभी कहते हैं तरबूज लाल है। हाँ। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मतलब ये सिर्फ स्टाइल की बात है या इसका कोई नियम भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका बाकायदा एक नियम है। वाक्य में विशेषण कहाँ आ रहा है, इस आधार पर उसके दो भेद होते हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण अपने विशेष्य यानी संज्ञा से ठीक पहले आता है तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अच्छा, जैसे मेरे उदाहरण में लाल तरबूज। बिल्कुल। यहाँ तरबूज विशेष्य से पहले उसका रंग लाल विशेषण आ गया। और दूसरा वाला? दूसरा है विधेय विशेषण। जब विशेषण अपने विशेष्य के बाद और अक्सर क्रिया के बाद आता है तो वो विधेय विशेषण होता है। जैसे तरबूज लाल है। हाँ, तरबूज लाल है। यहाँ तरबूज पहले आया और उसकी विशेषता लाल बाद में आई। एक और उदाहरण, आज मौसम सुहावना है। यहाँ मौसम विशेष्य है जो पहले आया और सुहावना विशेषण बाद में। वाह, तो इसका मतलब मेरे दोनों वाक्य सही थे, बस व्याकरण के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं। सही। स्रोत में से याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी बताया गया है। हाँ, वो ट्रिक अच्छी है। कहते हैं कि जीवन में उद्देश्य हमेशा पहले आना चाहिए, इसलिए जब विशेषण भी पहले आए तो वो उद्देश्य विशेषण है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। बिल्कुल, ये भाषा को सीखने का एक रोचक तरीका है। ये सिर्फ नियम नहीं रहते, एक कहानी की तरह याद हो जाते हैं। ठीक है, तो विशेषण की अपनी भी विशेषता हो सकती है, जिसे प्रविशेषण कहते हैं, और वाक्य में उसकी जगह से भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये तो बस दो पहलू हुए। असल में विशेषण होते कितने तरह के हैं? स्रोत के हिसाब से मोटे तौर पर इन्हें किन ग्रुप्स में बांटा गया है? मोटे तौर पर संरचना और प्रयोग के आधार पर
विशेषण को 4 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है और यहीं से आप कह सकते हैं असली खेल शुरू होता है। पहला है संख्यावाचक विशेषण। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका संबंध गिनती से होगा, वो चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं। हाँ, 1, 2, 4, 10, लेकिन इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जहां हमें पक्की गिनती पता हो, जैसे 4 लड़के, 10 किताबें, संख्या एकदम साफ है। और दूसरा यकीनन अनिश्चित संख्यावाचक होगा, हाँ, जहां गिनती पक्की ना हो, जैसे कुछ लड़के, कई किताबें, या स्रोत का उदाहरण हजारों लोग। हमें पता है कि लोग बहुत हैं, पर ठीक ठीक कितने हजार ये पक्का नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत आम गलती होती है, लोग बहुत शब्द को लेकर उलझ जाते हैं। अच्छा, जैसे वहां बहुत लोग थे और गिलास में बहुत पानी है। दोनों में बहुत का इस्तेमाल हुआ, पर क्या ये एक ही तरह का विशेषण है? ये दिलचस्प सवाल है। लोग को तो हम गिन सकते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 100 लोग, सही। लेकिन पानी को नहीं गिन सकते, उसे तो मापते या तौलते हैं। तो शायद ये अलग अलग होने चाहिए। आपने सही पकड़ा। बहुत लोग एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हम लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत पानी परिमाणवाचक है, जो हमारा दूसरा मुख्य प्रकार है। इस पर हम अभी आएंगे। ठीक है। इससे पहले निश्चित संख्यावाचक के भी कुछ और रूप हैं जिन्हें जानना जरूरी है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, ये भी तो निश्चित संख्या ही बताते हैं, पर ये क्रम बताते हैं। इन्हें क्रमवाचक कहते हैं। अच्छा। और जैसे हम कहते हैं तीनों लड़के या चारों भाई, ये भी तो निश्चित है। हाँ, इन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। ये एक समूह का बोध कराते हैं। तो देखिए, सिर्फ 4 कहना अलग है और चारों कहना अलग। भाषा कितनी सूक्ष्म है। यह तो सच में गहरा है। अब आते हैं उस दूसरे प्रकार पर जिसका आपने जिक्र किया, परिमाणवाचक विशेषण। और स्रोत में साफ साफ लिखा है कि परिमाण और परिणाम में कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल नहीं। परिणाम मतलब नतीजा, रिजल्ट, और परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी। बिल्कुल। इसका संबंध मापतौल से है, उन चीजों से जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और संख्यावाचक की तरह इसके भी 2 ही भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 5 किलो आलू, 2 लीटर दूध। हाँ, 10 मीटर कपड़ा। यहाँ मात्रा एकदम पक्की है। और अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा दूध, जरा सा नमक, बहुत पानी। सही, मात्रा तो है, पर कितनी, ये पक्का नहीं। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बड़ी उलझन वाली बात बताई गई है, जिस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी और बात करें। हाँ, वो पैकेट वाला उदाहरण। हाँ, उसमें लिखा है कि 1 किलो घी का पैकेट संख्यावाचक है, परिमाणवाचक नहीं। हाँ, ये एक ऐसा नियम है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। 1 मिनट, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। घी तो तोलने वाली चीज है, तो सिर्फ पैकेट में होने से उसका स्वभाव कैसे बदल गया? स्रोत इस पर और कुछ कहता है कि ये नियम क्यों बना। कहता है, तर्क यह है कि जब आप दुकान पर जाते हैं तो आप घी को तौलवा नहीं रहे होते। आप पहले से पैक की हुई एक इकाई यानी पैकेट की गिनती कर रहे होते हैं। अच्छा। आप कहते हैं मुझे 1 पैकेट दे दो या 2 पैकेट दे दो। आपका ध्यान घी की मात्रा पर नहीं, बल्कि पैकेटों की संख्या पर है। तो अगर मैं खुला घी लेता? हाँ, अगर आप खुला घी लेते और कहते मुझे 1 किलो घी तौल दो, हाँ। तब 1 किलो निश्चित परिमाणवाचक होता। लेकिन 1 किलो का एक पैकेट में एक शब्द पैकेट की संख्या बता रहा है। अरे वाह, ये तो नजरिए का खेल है। हम क्या गिन रहे हैं, पैकेट या उसके अंदर का सामान? ये बहुत बारीक अंतर है, पर अब समझ आ गया। ठीक है, तो 2 प्रकार हो गए, संख्या और परिमाण। तीसरा कौन सा है? तीसरा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। बचपन में मुझे ये सबसे ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि एक ही शब्द जैसे यह कभी सर्वनाम होता था और कभी विशेषण। हाँ, ये तो मुझे भी करता था। तो इसकी गुत्थी कैसे सुलझेगी? पहले आकर उसकी ओर इशारा करे या उसकी विशेषता बताए। तो वो सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। बिल्कुल। जैसे यह बैग मेरा है। यहाँ यह शब्द बैग, जो कि एक संज्ञा है, उसके ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, और अगर वाक्य सिर्फ इतना होता, ये मेरा है, तब तो यह किसी संज्ञा के पहले नहीं आ रहा, बल्कि शायद उस संज्ञा की जगह पर ही आ रहा है। एकदम सही। वाक्य यह मेरा है में यह एक सर्वनाम है जो किसी बैग या किसी और चीज के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यह बैग में यह सर्वनाम अपना काम छोड़कर
विशेषण का काम करने लगा है, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण है। एक और उदाहरण दें। जरूर। कोई आदमी आया है। यहाँ आदमी संज्ञा है और कोई उसकी अनिश्चितता बता रहा है, तो कोई सार्वनामिक विशेषण है। पर अगर हम कहें बाहर कोई है, तो यहाँ कोई सर्वनाम है। ये एक बहुत साफ हो गया। संज्ञा के साथ आया तो विशेषण, संज्ञा की जगह आया तो सर्वनाम। अब चौथे और आखिरी प्रकार पर आते हैं। चौथा और आखिरी मुख्य प्रकार है गुणवाचक विशेषण, और एक तरह से ये बाकी सब कुछ है। मतलब जो संख्या, परिमाण या सर्वनाम न हो, वो सब गुणवाचक। हाँ, ये तो बहुत बड़ी कैटेगरी लगती है फिर। है भी। इसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्थान या समय संबंधी विशेषताएं आती हैं। जैसे अच्छा आदमी, चौकोर मैदान। नीला आसमान, खट्टा नींबू, बनारसी साड़ी, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ये सब तो ठीक है, पर असल जिंदगी में हम सिर्फ चीजों के गुण नहीं बताते, हम उनकी तुलना भी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज दूसरी से बेटर है या दी बेस्ट है। क्या हिंदी व्याकरण में इसके लिए कोई सिस्टम है, जैसा अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट होता है? हाँ, बिल्कुल है। इसे विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और अंग्रेजी की तरह ही यहाँ भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूलावस्था। पॉजिटिव डिग्री। हाँ, पॉजिटिव डिग्री। ये सामान्य अवस्था है, जब कोई तुलना नहीं होती, हम बस एक तथ्य बताते हैं, जैसे नीम कड़वा है। ठीक है, बस एक सीधी सी बात। और दूसरी है उत्तरावस्था, यानी कंपैरेटिव डिग्री। उत्तर मतलब बाद वाला। सही। जब 2 चीजों के बीच तुलना हो, जैसे नीम करेले से कड़वा है, यहाँ नीम और करेले, इन 2 की तुलना हो रही है। इसमें अक्सर से का प्रयोग होता है, या संस्कृत के तर प्रत्यय का, जैसे उच्च से उच्चतर या श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर। और तीसरी फिर सबसे अच्छा वाली होगी सुपरलेटिव। सही। उसे कहते हैं उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। उत्तम यानी सबसे अच्छा, जब किसी एक की तुलना बाकी सबसे की जाए और उसे सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, जैसे नीम सबसे कड़वा है। मतलब जितनी भी कड़वी चीजें हैं, उन सब में नीम शीर्ष पर है। बिल्कुल। इसमें सबसे का प्रयोग होता है या संस्कृत के तम प्रत्यय का, जैसे उच्चतम या श्रेष्ठतम। तो मूलावस्था कड़वा, उत्तरावस्था से कड़वा और उत्तमावस्था सबसे कड़वा। ये तो बहुत व्यवस्थित है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर दिमाग में आता है। कभी कभी एक जैसे लगने वाले शब्दों में उलझन हो जाती है, जैसे ईमानदार और ईमानदारी या सुंदर और सुंदरता। हाँ, ये बहुत होता है। कोई कैसे जल्दी से पहचाने कि इनमें से विशेषण कौन है और संज्ञा कौन? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही व्यावहारिक और कह सकते हैं अचूक पहचान बताई गई है। एक रामबाण इलाज है। अच्छा। किसी भी शब्द के बाद व्यक्ति या वस्तु जैसा कोई संज्ञा शब्द लगा कर देखिए। अगर एक सार्थक मतलब मीनिंगफुल वाक्यांश बनता है, तो वो शब्द विशेषण है। अरे वाह, ये तो कमाल की ट्रिक है। मैं हमेशा भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में उलझता था। चलिए इसे ईमानदार और ईमानदारी पर आजमाते हैं। ईमानदार के आगे व्यक्ति लगाने पर बनता है ईमानदार व्यक्ति। ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि ईमानदार शब्द उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अब ईमानदारी के साथ यही करके देखिए। ईमानदारी व्यक्ति? नहीं, ये तो सुनने में ही बिल्कुल गलत लग रहा है ना? इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये तो 5 सेकंड में सब कुछ साफ कर देता है। इससे पता चलता है कि ईमानदार विशेषण है और ईमानदारी एक गुण का नाम है, यानी भाववाचक संज्ञा। ये सच में स्रोत का सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। यह एक छोटी सी जांच है जो लगभग हमेशा काम करती है और व्याकरण के बड़े बड़े नियमों के बोझ से बचा लेती है। तो आज हमने एक साधारण से वाक्य, यह बहुत सुंदर लाल तरबूज है, से अपनी यात्रा शुरू की और विशेषण की पूरी दुनिया खंगाल ली। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया। हमने प्रविशेषण को समझा, वाक्य में विशेषण की जगह का महत्व जाना, उसके 4 मुख्य प्रकार, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक और गुणवाचक। हाँ, उनको विस्तार से देखा, तुलना की 3 अवस्थाओं को समझा और आखिर में विशेषण को पहचानने की एक जादुई ट्रिक भी सीख ली। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने गुणवाचक विशेषण में बनारसी साड़ी और स्रोत में दिए गए जोधपुरी जूतियां जैसे उदाहरण देखें। ये सोचना कितना आकर्षक है कि कैसे एक स्थान का नाम, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक गुण में बदल जाता है।
बनारसी शब्द सिर्फ ये नहीं बताता कि साड़ी बनारस में बनी है, वो अपने साथ उस जगह की पूरी संस्कृति, कला, इतिहास और प्रतिष्ठा को अपने साथ ले आता है। सही बात है। जब हम बनारसी साड़ी कहते हैं तो हम सिर्फ कपड़े के एक टुकड़े की बात नहीं कर रहे होते। हम बनारस के घाटों, वहाँ के बुनकरों की पीढ़ियों की कला, उस पूरे माहौल की बात कर रहे होते हैं जो उस एक शब्द में समाया हुआ है। बिल्कुल। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, वो अपने अंदर पूरी की पूरी सभ्यताएं समेटे हुए है। बिल्कुल। और यही सोचना है कि ऐसे और कितने शब्द हैं हमारी भाषा में जो एक स्थान से निकलकर उसकी पहचान बन गए। भाषा और संस्कृति के बीच का ये रिश्ता कितना गहरा और फैसिनेटिंग है, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको व्याकरण की एक गहरी और रोचक जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा विषय इतनी ही गहराई से समझना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।